नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है सदन का गठन। इस एपिसोड में आज की चर्चा का विषय है स्थायी समिति की व्यवस्था, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल की कार्यवाही, काम रोको, निंदा, विश्वास प्रस्ताव एवं बहस की प्रक्रिया, विधेयक की प्रक्रिया खासकर वित्तीय बिल, सामान्य बजट, रेल बजट आदि की प्रक्रिया और साथ ही साथ सदन की कार्यवाही की कामकाजी प्रक्रिया का विस्तार से विश्लेषण करना। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज़ चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूं नमिता धूलिया। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। स्थायी समिति की व्यवस्था का मूल्यांकन करना, प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही की व्याख्या करना, काम रोको, निंदा, विश्वास प्रस्ताव और बहस की प्रक्रिया की विवेचना करना, विधेयक की प्रक्रिया खासकर वित्तीय बिल, सामान्य बजट और रेल बजट आदि के क्रियाकलापों को समझाना, सदन की कार्यवाही की कामकाजी प्रक्रिया की समीक्षा करना। स्थायी समिति की व्यवस्था या स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम। संसदीय निगरानी अधिक प्रभावी और सार्थक हो, इस दृष्टि से संसद को ऐसी व्यवस्था या एजेंसी की जरूरत होती है जिसमें पूरे सदन का विश्वास हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति संसद अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से करती है, जिनमें उसके अपने कुछ सदस्य कार्य करते हैं। समितियां एक और जहां संसद और लोगों के बीच कड़ी का काम करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार एवं लोगों के बीच। समितियों के कारण आम लोगों के लिए, संस्थाओं के लिए और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से नागरिकों के लिए भी संभव है कि लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले मामलों पर संसद द्वारा विचार विमर्श में प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से भाग ले सके। कुल मिलाकर दोनों सदनों में 45 स्थायी समितियां हैं। इनमें से 24 दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं। इनके अतिरिक्त 21 एक सदस्यीय समितियां हैं, 9 राज्यसभा की और 12 लोकसभा की। संसदीय समितियां दो तरह की होती हैं, स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमेटी। स्थायी समितियों का चुनाव सदन द्वारा अथवा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है और इन समितियों का कार्य निरंतर चलता रहता है। अस्थायी समितियां तदर्थ समितियां या एडहॉक कमेटी। अस्थायी समितियों का चुनाव जरूरत के अनुसार किया जाता है। अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश कर देने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं। स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमेटी। स्थायी समितियां लोकसभा की स्थायी समितियों में 3 वित्तीय समितियों, फाइनेंस कमेटी यानी लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है और ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखती हैं। लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन प्रांकलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्रांकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी ये बताती है कि प्रांकलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। यह इस बात की भी जांच करती है कि धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही व्यय किया जा सकता है या नहीं। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन को संसद में किस रूप में पेश किया जाए। लोक लेखा समिति या अकाउंट्स कमेटी भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ये सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। ये अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है। सरकारी उपक्रम समिति या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की यदि कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करती है। वह इस बात की भी जांच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलता पूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, इनका प्रबंध ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। विभागीय स्थायी समिति व्यवस्था या डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम।
इन 3 वित्तीय समितियों के अलावा लोकसभा के नियमों के बारे में समिति ने विभागों व मंत्रालयों से संबंधित 17 स्थायी समितियां गठित करने की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 8 अप्रैल 1993 को इन 17 समितियों का गठन किया गया। जुलाई 2004 में नियमों में संशोधन किया गया ताकि ऐसी ही 7 और समितियां गठित की जा सकें। इस प्रकार से इन समितियों की संख्या 24 हो गई है। विभागीय स्थायी समिति का महत्व। मिनी संसद के नाम से प्रख्यात स्थायी समिति की आवश्यकता इससे पूर्व कभी किसी विधेयक को पारित करते समय महसूस नहीं की गई। संसदीय कार्य के बढ़ते भार को कम करने और समय की बचत करने की दृष्टि से ही लघु संसद के नाम से स्थायी समिति का गठन कर संसद में पारित होने वाले विधेयकों की जांच और आम जनता से सुझाव मांग उन पर विचार करने का कार्य इन्हें सौंपा गया। चूंकि इन स्थायी समितियों में सभी दलों के सदस्य और कुछ निर्दलीय सदस्य भी होते हैं, इसीलिए इसे लघु संसद भी कहा जाता है। आइए इन स्थायी समितियों के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। भारत की संसदीय परंपराओं में विभागीय स्थायी समिति बनाने की शुरुआत 1989 में हुई थी, जब सर्वप्रथम 3 स्थायी समितियां बनी थीं। ये थी कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी और पर्यावरण मंत्रालयों की स्थायी समितियां। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत 1993 में हुई, जब विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की 17 विभागीय स्थायी समितियां अस्तित्व में आईं। वर्तमान में इनकी संख्या 24 है। विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों के तहत ही आती हैं। हमें यह समझना होगा कि इन स्थायी समितियों का कार्य केवल विधेयक पर सुझाव मांग, उस पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना ही नहीं है। इनका पहला काम संबंधित मंत्रालय की बजट अनुदान मांगों पर विचार करना है। इसके बाद इनके कार्यक्षेत्र में लोकसभा या राज्यसभा के सभापति द्वारा भेजे गए विधेयकों पर विचार करना होता है। इनकी तीसरी जिम्मेदारी मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और अंतिम जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति द्वारा सदन में पेश हुए नीति निर्धारक दस्तावेजों पर विचार कर रिपोर्ट देना होता है। स्थायी समिति को आम जनता और संसद के बीच की कड़ी भी माना जाता है। संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा उनके पास भेजे गए किसी भी विधेयक पर यह आम जनता के साथ साथ विषय के जानकारों, विशेषज्ञों और हितधारकों आदि की भी राय मांग सकती है और जांच के पश्चात सभी को सदन के पटल पर रखा जाता है। प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर। सदन की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने के लिए आवंटित है। सदन के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे तक सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके उत्तर दिए जाते हैं। उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद में प्रश्न पूछना। सरकार अपनी प्रत्येक क्रियाकलापों या भूल चूक के लिए संसद के प्रति और संसद के द्वारा लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। सदन के सदस्य इस अधिकार का प्रयोग अन्य बातों के साथ साथ संसदीय प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। संसद सदस्यों को लोक महत्व के मामलों पर सरकार के मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछने का अधिकार होता है। जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य का संसदीय अधिकार है। संसद सदस्य के लिए लोगों के लिए प्रतिनिधि के रूप में यह आवश्यक होता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों के पालन के लिए सरकार के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हो। प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करना और तथ्य जानना है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त खोजी और अनुपूरक प्रश्न पूछने से मंत्रियों का भी परीक्षण होता है कि वे अपने विभागों के कार्यक्रम को कितना समझते हैं। प्रश्नकाल संसद की कार्यवाहियों का सबसे अधिक दिलचस्प अंग है। लोगों के लिए, समाचार पत्रों के लिए और स्वयं सदस्यों के लिए कोई अन्य कार्य इतनी दिलचस्पी पैदा नहीं करता जितना कि प्रश्नकाल पैदा करता है। इस काल के दौरान सदन का वातावरण अनिश्चित होता है। कभी अचानक तनाव का वातावरण पैदा हो जाता है तो कभी माहौल हास्य विनोद का हो जाता है। कभी कभी किसी प्रश्न पर होने वाले कटु तर्क वितर्क से उत्तेजना पैदा होती है।
ऐसी हालत सदस्यों या मंत्रियों की हाजिर जवाबी और विनोद प्रियता से दूर हो जाती है। यही कारण है कि प्रश्नकाल के दौरान न केवल सदन कक्ष बल्कि दर्शक और प्रेस गैलरियां भी अक्सर भरी रहती हैं। कुछ प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है, इन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है। ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि सदस्य प्रश्न पूछने के अधिकार का प्रयोग करने में भारी रुचि दिखाते रहे हैं। चूंकि प्रश्नों की प्रक्रिया अपेक्षितः सरल और आसान है, अतः यह संसदीय प्रक्रिया के अन्य उपायों की तुलना में संसद सदस्यों में अधिकाधिक प्रिय होती जा रही है। प्रश्नों के प्रकार: तारांकित प्रश्न या स्टार्ड क्वेश्चन। संसद सदस्यों द्वारा सदन में मंत्रियों से पूछे गए इस प्रकार के प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा सदस्य द्वारा उस संबंध में पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित क्वेश्चन या अनस्टार्ड क्वेश्चन। संसद सदस्यों द्वारा सदन में मंत्रियों से पूछे गए इस प्रकार के प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है और सदस्य द्वारा उस संबंध में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना प्रश्न या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये वे प्रश्न हैं जो सदन में सार्वजनिक महत्व के अवलंबनीय मामले पर साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम अवधि की सूचना देकर पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न। किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले जिसके संबंध में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया गया हो को और स्पष्ट करने के प्रयोजन से सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न। शून्यकाल या 0 आवर। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की प्रथा भारत की ही देन है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नोत्तर सत्र। लोकसभा में शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है, लेकिन राज्यसभा में अब शून्यकाल का प्रारंभ सदन की बैठक 11 बजे शुरू होने के साथ ही होता है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह फैसला लिया गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाने लगा है। ये एक से अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय ना तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और ना ही मध्याह्न पश्चात का समय। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। इसे आवर भी कहा गया क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे घंटे तक चलता था, अर्थात 1 बजे दिन में सदन का दिन के भोजन के लिए अवकाश होने तक। यह कोई नहीं कह सकता कि इस काल के दौरान कौन सा मामला उठ खड़ा हो या सरकार पर किस तरह का आक्रमण कर दिया जाए। नियमों में शून्यकाल का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं कि कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती। हालांकि इस प्रकार मामले उठाने के लिए नियमों में कोई उपबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रथा के पीछे यही विचार रहा है कि ऐसे नियम जो राष्ट्रीय महत्व के मामले या लोगों की गंभीर शिकायतों संबंधी मामले सदन में तुरंत उठाए जाने में सदस्यों के लिए बाधक होते हैं, वे निरर्थक हैं। नियमों की दृष्टि से तथाकथित शून्यकाल एक अनियमितता है। मामले चूंकि बिना अनुमति के या बिना पूर्व सूचना के उठाए जाते हैं, अतः इसे सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ जाता है। इससे सदन के विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित कार्य का अतिक्रमण होता है। अब तो शून्यकाल में उठाए जाने वाले कुछ मामलों की पहले से दी गई सूचना के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति से एक सूची भी बनने लगी है। काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव या एडजर्नमेंट मोशन। लोकसभा में विपक्ष यह प्रस्ताव लाता है। यह एक अद्वितीय प्रस्ताव है जिसमें सदन की समस्त कार्यवाही रोककर तत्कालीन जन महत्व के किसी एक मुद्दे को उठाया जाता है। प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पर निंदा प्रस्ताव के समान प्रभाव छोड़ता है। निंदा प्रस्ताव या सेंसर मोशन। लोकसभा में विपक्ष यह प्रस्ताव लाकर सरकार की किसी विशेष नीति का विरोध या निंदा करता है। इसे लाने के लिए कोई पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद निर्धारित समय में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपने स्थायित्व का परिचय देती है।
जो कि उसके लिए अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव अविश्वास के प्रस्ताव से भिन्न होता है। अविश्वास के प्रस्ताव में उन कारणों का उल्लेख नहीं होता जिन पर वे आधारित हों, परंतु निंदा प्रस्ताव में ऐसे कारणों या आरोपों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। ये प्रस्ताव कतिपय नीतियों और कार्यों के लिए सरकार की निंदा करने के इरादे से पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध या कुछ मंत्रियों के विरुद्ध पेश किया जाता है। उसमें किसी मंत्री या मंत्रियों की विफलता पर सदन द्वारा खेद, रोष या आश्चर्य प्रकट किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव या कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा नियमों में इस प्रस्ताव का कोई वर्णन नहीं है। यह आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हुआ है ताकि मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास प्रस्ताव पास कराकर अपनी सत्ता सिद्ध कर सकें। यह हमेशा मंत्रिपरिषद लाती है। अगर यह प्रस्ताव गिर जाती है तो त्यागपत्र देना पड़ता है और सत्ता से बेदखल होना पड़ता है। संसद में बहस की प्रक्रिया। संसदीय कार्य को दो मुख्य शीर्षों में बांटा जा सकता है, सरकारी कार्य और गैर सरकारी कार्य। सरकारी कार्य को फिर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ऐसे कार्य जिनकी शुरुआत सरकार द्वारा की जाती है, ऐसे कार्य जिनकी शुरुआत गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाती है लेकिन जिन्हें सरकारी कार्य के समय में लिया जाता है, जैसे प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, अवलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना, विशेषाधिकार के प्रश्न, अवलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर बहस, मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव, प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की बहस आदि। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य अर्थात विधेयकों और संकल्पों पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन या किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष निर्धारित करे 2.5 घंटे तक बहस की जाती है। सदन में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय की सिफारिश सामान्यतः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की जाती है। प्राय हर सप्ताह एक बैठक होती है और सदन की प्रक्रिया पर फैसला किया जाता है। विधेयक की प्रक्रिया। कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। सभी कानूनी प्रस्ताव विधेयक यानी बिल के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधेयक संसद के किसी एक सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, जिसे प्राइवेट मेंबर बिल भी कहा जाता है। इस प्रकार मोटे तौर पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक अथवा प्राइवेट मेंबर बिल। प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले प्रत्येक सदन में अलग अलग 5 स्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसके 3 वाचन होते हैं। 5 स्थितियां इस प्रकार हैं: पहला वाचन, दूसरा वाचन, प्रवर समिति की स्थिति, प्रतिवेदन काल तथा तीसरा वाचन। जब दोनों सदनों में इन 5 स्थितियों से विधेयक गुजर कर बहुमत से प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है, तब विधेयक सर्वोच्च कार्यपालिका के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। सर्वोच्च कार्यपालिका की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। अतः किसी भी विधेयक को विधि में परिणत होने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि वह दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हो। इसके उपरांत सर्वोच्च कार्यपालिका की हस्ताक्षर सहित स्वीकृति भी अनिवार्य है। विधायिका प्रक्रिया बिल। विधेयक कुल 4 प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक या ऑर्डिनरी बिल। ये वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन, धन या वित्त विधेयक नहीं है। ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि अनुच्छेद 3 से जुड़ा ना हो तो इसको राष्ट्रपति की अनुशंसा भी नहीं चाहिए। इस बिल को पारित करने में दोनों सदनों की विधायी शक्तियां बराबर होती हैं। इसे पारित करने में सामान्य बहुमत चाहिए। एक सदन द्वारा अस्वीकृत कर देने पर अगर गतिरोध पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मंत्रिमंडल की सलाह पर बुला सकते हैं। धन विधेयक या मनी बिल। ऐसे विधेयक जिनका जिक्र अनुच्छेद 110 में किया गया हो। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इन्हें पास करने के लिए सदन का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है। धन विधेयक में ना तो राज्यसभा संशोधन कर सकती है,
कोई बिल धन बिल तब कहलाता है जब ये मामले हैं। पहला, किसी कर को लगाना, हटाना, नियमन। धन उधार लेना या कोई वित्तीय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले। तीसरा, भारत की आपात संचित निधि से धन की निकासी या जमा करना। चौथा, संचित निधि की धन मात्रा का निर्धारण। पांचवा, ऐसे व्यय जिन्हें भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना हो। छठा, संचित निधि में धन निकालने की स्वीकृति लेना। सातवां, ऐसा कोई मामला लेना जो इन सब से भिन्न हो। वित्तीय विधेयक या फाइनेंस बिल, वह विधेयक जो एक या अधिक मनी बिल प्रावधानों से पृथक हो तथा गैर मनी मामलों में संबंधित हो। एक फाइनेंस विधेयक में धन प्रावधानों के साथ साथ सामान्य विधायन से जुड़े मामले भी होते हैं। इस प्रकार के विधेयक को पारित करने की शक्ति दोनों सदनों में समान होती है। संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावित विधेयक जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावों को संशोधित करना चाहता है, संशोधन विधेयक कहलाता है। यह किसी भी संसद सदन में बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं लाया जा सकता है। इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यों की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जाएगा। दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा। संसद में बजट, रेल बजट और सामान्य बजट। सरकार को शासन, सुरक्षा और जन कल्याण के बहुत से काम करने होते हैं। इन सब के लिए बहुत संसाधन और धन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए सरकार जनता से कर अथवा टैक्स वसूल कर धन जुटाती है। ज़रूरत पड़ने पर कर्जे भी लेती है। क्योंकि देश में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि कोई भी कर लगाने या कोई भी खर्चा करने से पहले वह संसद की मंजूरी ले। इस मंजूरी को लेने के लिए ही हर वर्ष सरकार एक बजट यानी पूरे साल की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा संसद में पेश करती है, जिसे आम बजट कहा जाता है। रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश किए जाते हैं। सामान्य बजट प्राय फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर लाया जाता है। रेल बजट उससे कुछ दिन पहले आ जाता है। वित्तीय वर्ष इस समय प्रत्येक साल की 1 अप्रैल से आरंभ होता है। बजट में इस आशय का प्रस्ताव होता है कि आने वाले साल के दौरान किस मद पर कितना धन खर्च किया जाना है, उसमें कितना धन किस तरीके से आएगा या कहां से जुटाया जाएगा। बजट के आगामी वर्ष के लिए अनुदान दिए जाते हैं। सरकार को अपनी वित्तीय और आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों और उनकी व्याख्या करने का अवसर मिलता है। साथ ही संसद को उन पर विचार करने और उनकी आलोचना करने का भी अवसर मिलता है। बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीर एवं पूर्ण चर्चा होती है। प्रथा यह है कि इस अवस्था में सदस्य सरकार की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर ही विचार करते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता। मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। दूसरी अवस्था अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग मांगें रखी जाती हैं। इन मांगों का संबंध बजट के व्यय वाले भाग से होता है। इनका स्वरूप कार्यपालिका द्वारा लोकसभा के लिए किए गए निवेदन का है कि मांगी गई राशि को खर्च करने का अधिकार दिया जाए। मांगों पर चर्चा रुचिपूर्ण होती है। चर्चा के दौरान मंत्रालय की नीतियों और क्रियाकलापों की बारीकी से छानबीन की जाती है। अनुदानों की मांगों के मूल प्रस्ताव के सहायक प्रस्ताव पेश करके सदस्य ऐसा कर सकते हैं। इन सहायक प्रस्तावों को संसदीय भाषा में कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सदन की कार्यवाही की कामकाजी प्रक्रिया। संसदीय कार्य 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है, सरकारी कार्य और गैर सरकारी कार्य। सरकारी कार्य को फिर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ऐसे कार्य जिनकी शुरुआत सरकार द्वारा की जाती है, ऐसे कार्य जिनकी शुरुआत गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाती है।
लेकिन जिन्हें सरकारी कार्य के समय में लिया जाता है, जैसे प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, अवलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना, विशेषाधिकार के प्रश्न, अवलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं आदि। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य अर्थात विधेयकों और संकल्पों पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन या किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष निर्धारित करे 2.5 घंटे तक चर्चा की जाती है। सदन में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय की सिफारिश सामान्यतः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की जाती है। सदन के कार्य: किसी विधानमंडल के किसी सदन में किसी दिन विशेष को लिए जाने वाले कार्य की सभी मदों का परस्पर क्रम। संसदीय कार्य मंत्री पूरे सप्ताह के सरकारी कार्य की अग्रिम घोषणा सदन में करता है। कार्य सूची: भारतीय संसद में इसे कार्य सूची कहा जाता है। इसे अध्यक्ष के प्राधिकार से महासचिव द्वारा तैयार किया जाता है और प्रत्येक सदस्य को इसकी प्रति भेजी जाती है। इसमें किसी निश्चित दिन लिए जाने वाले सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की मदें होती हैं। सामान्यतः प्रथम मद प्रश्न होते हैं। जब कभी शपथ या प्रतिज्ञान और निधन संबंधी उल्लेख सूची में होते हैं तो ये प्रश्नों से पहले आते हैं। प्रश्नों की सूची यद्यपि कार्य सूची का भाग होती है, किंतु उसे अलग से जारी किया जाता है। कार्य सूची, प्रश्न सूची, संशोधनों, कटौती प्रस्तावों की सूची मिलकर किसी दिन का ऑर्डर पेपर कहलाता है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं। स्थायी समिति की व्यवस्था का मूल्यांकन करना, प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही की व्याख्या करना, काम रोको, निंदा, विश्वास प्रस्ताव और बहस की प्रक्रिया की विवेचना करना, विधेयक की प्रक्रिया खासकर वित्तीय बिल, सामान्य बजट और रेल बजट आदि के क्रियाकलापों को समझाना, सदन की कार्यवाही की